शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर व्यवहार के विज्ञान शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का क्रम इस समय अनुसंधान यानी शोध की ओर पहुँचा है और शोध में हम लोग प्रयोगात्मक अनुसंधान को देख रहे हैं। आज के वीडियो का जो अंक है उसका टॉपिक है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों का नियंत्रण, अर्थात कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं। चर का मतलब ही होता है जिनके विभिन्न गुण हों, चलने वाला, परिवर्तनशील होने वाला। कोई भी प्रत्यय चर है, वेरिएबल है, क्योंकि हर प्रत्यय बदल रहा है। जैसे आपकी उम्र, आपका जो सोचने का तरीका है, आपके पास जो बुद्धि है, आपकी जो तर्क क्षमता है, या फिर आप देख रहे हैं संसार में जो हवा, पानी, जल, पृथ्वी, वायु, भूधूप, संसार की कुछ भी वस्तुएं जो कि बदलने वाली हैं, सब चर हैं। उन्हीं चरों का अध्ययन अनुसंधान में किया जाता है। तो अनुसंधान में जब प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात की जाती है तो आप जानते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव का अधिकतर अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक चर को दो समान परिस्थितियाँ ली जाती हैं, जिनमें एक किसी चर को जोड़ घटा करके देखा जाता है उसका प्रभाव क्या है। तो जो प्रयोग किया जाता है वो प्रभाव ही देखने के लिए नहीं किया जाता है, उसके साथ प्रभाव देखने के लिए ही किया जाता है, लेकिन उसके साथ अन्य चरों का जिन्हें हम नहीं चाहते वो भी प्रभावित करते रहते हैं। तो वैसे चर कौन हैं, उनके बारे में हम चरों के वर्गीकरण के संदर्भ में बात किए थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। उसकी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो उसको आपको जानकारी हो जाएगी। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के चर, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे हों, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहे हों, चाहे जो एक्सट्रानियस वेरिएबल रहे हों, चाहे वो हैबिट फॉर्मेशन के रहे हों या फिर कुछ और रहे हों, जितने भी इंटरवेनिंग वेरिएबल रहे हों, कोई भी वेरिएबल रहा हो, सबको कैसे नियंत्रित किया जाता है। वो व्यवहारिक परिस्थिति में जब प्रयोग शुरू होता है उसके पहले ही ये सब योजना बनाई ली जाती है। तो प्रयोग के पहले जो किया जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, देखिए। प्रयोग के आरंभ के पहले, प्रयोग के समय भी चरों का नियंत्रण होता है। तो प्रयोग के आरंभ में ही सबसे पहले जो है प्रयोग के आरंभ में चरों का नियंत्रण होता है कि जो प्रयोग जैसे ही शुरू होता है, प्रयोग जैसे ही शुरू होगा तो प्रयोग के आरंभ में चरों का नियंत्रण होना अनिवार्य होता है, क्योंकि आप उस शुरुआत में ही अगर वैसी प्लानिंग नहीं कर लेंगे तो जो आपका अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा उसमें जो चर हैं वे आपके परिणाम को प्रभावित कर देंगे। उस परिणाम को प्रभावित होने से बचाने के लिए आपको चरों का नियंत्रण करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आप प्रयोग के प्रारंभ के पहले चरों का जो नियंत्रण करते हैं उसमें है प्रयोग की जो भौतिक स्थिति है उसका नियंत्रण करना। यानी कहने का मतलब आप जो 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 5 ग्रुप, 10 ग्रुपों का अध्ययन, समूहों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कई विषय शामिल हैं, आप चाहे जो विषय हो उसमें, जैसे लड़का लड़की या फिर कोई भी चीज़, पुरुष, वयस्क, महिला, स्त्री, कुछ भी ले रहे हैं, तो वहाँ जो भौतिक परिस्थितियाँ एक समान हो, जैसे जीवन यापन के संदर्भ में भोजन, कपड़ा, मकान और धूप, वायु और पानी, इस तरह की जो पानी की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, बिजली है, सड़क है, ये सब देखना पड़ेगा कि लगभग एक समान परिस्थितियाँ हैं। तो ये जो प्रयोग की जो भौतिक स्थिति का नियंत्रण है यह सबसे पहले नियंत्रण किया जाता है, जिसमें प्रकाश, ध्वनि और जो तापमान इत्यादि भौतिक अवस्थाएं जो हैं प्रारंभिक आपके परिणामों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसको सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है प्रयोग जो किया जा रहा है उसमें जो विषय लिए गए हैं। विषय का मतलब जिन पर अध्ययन किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है आपके टॉपिक के हिसाब से। सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं जिन पर रिसर्च किया जा रहा है, वो लड़का है, लड़की है, छात्र है, छात्रा है, विद्यार्थी है, किशोर है, वयस्क है, उच्च स्तर का है, प्राइमरी लेवल का है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, लड़का है, मतलब रिसर्चर आपका कौन, आपका जो रिसर्च कर रहे हैं उसका मेन कौन है जिसके ऊपर आप अध्ययन करेंगे, वो विषय है। उस विषय की जो शारीरिक और मानसिक दशा पर नियंत्रण करना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि जिन पर रिसर्च कर रहे हैं वो भूखे प्यासे ना हो, किसी समस्या से ग्रस्त ना हो, क्योंकि यदि वह किसी समस्या से ग्रस्त होंगे तो आपके अनुसंधान के परिणाम को प्रभावित करेंगे। उसमें जो अपनी बातें हैं वो उसमें रखेंगे। तीसरी बात आप देखेंगे तो जो प्रायोगिक व नियंत्रित समूहों पर प्रारंभ में नियंत्रण कैसे किया जाता है। जब भी प्रायोगिक और नियंत्रित समूह, क्योंकि आप जानते हैं प्रयोगात्मक जो आपका अनुसंधान है उसमें प्रायोगिक समूह लिया जाता है और उसी प्रायोगिक समूह में किसी चर को जोड़ा या घटाया जाता है, और दूसरे जो कि नियंत्रित समूह है जिसमें कि कोई भी चीज़ उसमें परिवर्तित नहीं की जाती है, और दोनों के परिणामों को देखा जाता है कि परिणाम कैसे रहे। उसी से पता चलता है वो जो चर जोड़ा या घटाया गया उसका प्रभाव है या नहीं है। तो इसके लिए जो है पहली विधा है कोटिन
मेथड है, यानी सह जुड़वा नियंत्रण। सह जुड़वा नियंत्रण क्या होता है, इसमें को ट्विन, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं, को ट्विन मतलब साथ साथ पैदा हुए जो जुड़वा हैं। तो सह जुड़वा नियंत्रण क्या है, इसमें जो है जुड़वा प्राणियों का प्रयोग किया जाता है। यादृच्छिक विधि से एक सदस्य को प्रायोगिक और दूसरे विधि को नियंत्रित विधि में लिया जाता है। यह भी सामान्य स्थिति में प्रयोग नहीं होती, क्योंकि जुड़वा लड़कियां अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर भी कुछ जगह ये विधि महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले जैसे जुड़वा अगर मिल जा रहे हैं आपके छोटे से अध्ययन में या फिर बड़ा सा अध्ययन जो भी है, अगर आपके विषय मिल रहे हैं तो इसको प्रयोग करिए। दो साथ साथ पैदा हुए लड़के एक नियंत्रित समूह में हो जाएगा, एक प्रायोगिक समूह में। उसके बाद दूसरा है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है यादृच्छीकरण, हिंदी में उसको कहते हैं। यादृच्छीकरण का मतलब है कि इस तरह से जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में से प्रतिदर्श को इस तरह से निकालना कि वह प्रतिदर्श जो निकाला गया है वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता रहे, यानी जो वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता रहे। तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसमें रैंडमाइजेशन के द्वारा ऐसा संभव है। और रैंडमाइजेशन जैसे सिक्कों को उछाल करके, लॉटरी निकाल करके, बहुत सारी विधियां हैं। इससे जो है आप जो है समूहों को समतुल्य बनाया जा सकता है। और इसके विधि द्वारा जो है जो विषयी जनों को विभिन्न समूहों में वितरित करने से शोधकर्ता को न केवल समूहों को के ऐसे चरों जैसे बुद्धि, प्रेरणा इत्यादि पर समतुल्य हो जाता है, बल्कि उन सभी अज्ञात जो चरों पर भी समतुल्य कर देता है जिसकी शायद उसे जानकारी नहीं है। और यह प्रक्रिया जो है कृत्रिमता से भी बचाती है, जिसमें सुमेलित समूहों का प्रयोग किया जाता है। यादृच्छिक विधि के द्वारा आप जो है इसमें मूल बात क्या है कि यादृच्छिक चयन की प्रतिनिधि, आप जब यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि, जब सैंपल सिलेक्शन टेक्निक बताई जाएगी आपको, तो आप उसमें देखेंगे रैंडमाइज्ड सैंपल सिलेक्शन टेक्निक। तो उसमें आप देखेंगे एक मूल बात यह है कि यह यादृच्छिक विधि का सिद्धांत ही है कि यह जो है अपने पॉपुलेशन से, पूरे पॉपुलेशन का मतलब, जैसे मैंने उदाहरण आपको पिछले वीडियो में दिया था कि कक्षा 9 के बाबतपुर के किसी या पिंडरा ब्लॉक के कक्षा 9 के 1000 विद्यार्थी आप को लेना है, वो सैंपल है। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी पिंडरा ब्लॉक के वो पूरे विद्यार्थी आपके विषय के पॉपुलेशन हुए, जनसंख्या हुए। अब उसमें से आप 100 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, उनको लेना है तो किस तरह से लेना है कि जिससे कि वो ये जो भी पूरा पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 है 9 के बच्चों की पिंडरा ब्लॉक में, तो 10,000 बच्चों का वो प्रतिनिधित्व करे। इसके बारे में इससे जो निष्कर्ष निकाला जाएगा समूह से, क्योंकि वही समूह से निकाला गया निष्कर्ष हुआ जो पूरे सब पॉपुलेशन पर लागू होगा, इसलिए इसे रैंडमाइजेशन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी विधि है उसमें यूज ऑफ मैचिंग ग्रुप्स की बात है। मैचिंग ग्रुप्स का मतलब है कि जो दो समूह, आप नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह को मतलब जान ही गए होंगे कि प्रायोगिक समूह का वह मतलब उस प्रयोग से, उस समूह से होता है जिसमें जो है किसी चर को जोड़ा या घटाया जाता है, और नियंत्रित समूह वह होता है जिसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं जाता है। दोनों समूह बराबर होने चाहिए, ये भी दोनों एक समान ही हैं। बस अंतर यह है कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल के लिए चुना गया है, एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और ये कंट्रोल ग्रुप है। इसमें कुछ चीजें जोड़े या घटाई जाएंगी, उसी के प्रभाव को देखा जाएगा इनके परिणामों के द्वारा। तो मैचिंग द रैंडमाइजेशन यानी यादृच्छीकरण के द्वारा मैचिंग कैसे हो सकती है कि आप सिलेक्शन करते हैं कि आपको ए और बी ग्रुप में किसी स्कूल के कक्षा 9 के सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में से बच्चों को लेना है, तो आप वहाँ रैंडमाइजेशन की लॉटरी भी लगा सकते हैं। बच्चों को बुलाए आप एक सेक्शन से लेकर के, उसमें कुछ तय कर लिया पहले आपने कि ऑड ए में जाएगा, इवन बी में जाएगा। तो आपने बच्चों को उठाया कि 1 से लेकर के 100 बच्चों तक का क्लास सेक्शन या 100 बच्चों को चुनना है। पूरे में से आपने क्या किया कि ए जितने लोग आए, जो रोल नंबर उठाएं, जिनका 8 नंबर हो उधर जाए, इधर जाए, 2 जगह ग्रुप आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से मैचिंग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ मैच्ड ग्रुप विथ एरर ऑफ मेजरमेंट एंड रैंडमाइजेशन। इसका क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्ड ग्रुप से जो ये सुमेलित समूह हैं उनका निर्माण करना विथ एरर ऑफ मेजरमेंट, जो कि मापन की त्रुटि और यादृच्छिकीकरण के द्वारा हो। तो मापन की त्रुटि और यादृच्छिकीकरण के द्वारा जो बनाया जाता है, इसका मतलब जो उसका मीन होता है उसके द्वारा निकाल करके जो मापन की स्टैंडर्ड मापन की त्रुटि निकालने का फार्मूला आप जानते ही होंगे। एरर ऑफ जो स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट है, उसको आप निकाल करके और रैंडमाइजेशन के द्वारा मैचिंग ग्रुप तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मैचिंग ऑफ ग्रुप बाई मीन एंड एसडी। हाँ,
बाई क्या है, बाई मैचिंग ऑफ ग्रुप बाई मीन एंड एस डी, यहाँ डी लिख दिया गया है, अतिरिक्त है। तो मैचिंग ऑफ ग्रुप जो समूह है, समूह का मैचिंग ऑफ द ग्रुप यानी समूह को बनाना मध्यमान और मानक विचलन के द्वारा। अब मध्यमान, दो समूह ले लिए, उसमें मध्यमान और मानक विचलन निकाल लिए, दोनों को बराबर करके डेविएशन के हिसाब से एक मैचिंग ग्रुप ऐसा बनाइए कि जिसमें इक्वल हो टोटली। अगली बात है कि इसमें जो है चौथी विधि जो इसकी है, मतलब ये तीसरी थी, प्रायोगिक नियंत्रण समूह में प्रारंभ नियंत्रण जो किया जा रहा है, टू फॉर्म एक्सपेरिमेंट डिजाइन विथ अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू फॉर्म बनाना, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक प्रयोगात्मक व्यूह रचना बनाना, विथ अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस अनियंत्रित जो वैयक्तिक भिन्नता है उसको एक वैयक्तिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेकर के, स्वतंत्र चर के रूप में लेकर के बनाना। तो इसमें दो प्रकार की डिजाइन बनती है, फैक्टोरियल डिजाइन और यूज ऑफ एनोवा। इसका जो है दो प्रकार से डिजाइन तैयार होती है। जब आपको डिजाइन व्यूह रचना के बारे में बताया जाएगा, अनुसंधान के संदर्भ में भी आप केवल अनुसंधान के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद आप अनुसंधान की समस्या क्या है, परिभाषा क्या है, सीमांकन क्या होता है, उद्देश्य क्या है, परिकल्पना क्या है, व्यूह रचना क्या है, यानी उसका डिजाइन कैसे बनता है, उसको एनालाइजेशन कैसे करते हैं, इस सब की बातें अलग अलग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यूज ऑफ एनोवा, इन सब के अलावा एक विधि और इसमें होती है कि बाय चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इसमें क्या होता है कि जो मैचिंग का तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आप डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको पिंडरा ब्लॉक से, जो मैंने उदाहरण दिया वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के, जो 1000 बच्चे आप ले रहे हैं, उसमें से एक जो 10 स्कूलों से आप जाएंगे लेने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि आप 1000 बच्चों में जो 100 बच्चे एक एक स्कूलों से लिए हैं, तो उनको 10 का जो सबका डाटा आ रहा है, सभी स्कूलों के बच्चों का अलग अलग जो डाटा आ रहा है, उन डाटा को एक साथ आप करके पूरा एसडी मीन निकाल करके ABCD 10 केवल करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी जो 10,000 का, मान लीजिए आपने 10,000 बच्चों का अध्ययन किया था, 1,000 का, या 100 किया था, 1,000 किया था, तो अब 1,000 को केवल 10 यूनिट्स में आप बांट सकते हैं, क्योंकि वो सेम कैटेगराइज ग्रुप थे, वो मैच्ड ग्रुप थे आपके अध्ययन के। तो इस तरह से आपने जो है आज इस वीडियो के अंक में देखा कि जो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको कैसे किया जाता है, यानी जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें चरों का नियंत्रण कैसे होता है, इसके संदर्भ में हमने बात की कि किस तरह से हम एनोवा का और फैक्टोरियल डिजाइन का मेन चीज इसकी है रैंडमाइजेशन का या मैचिंग का। ये सब बातें हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका डिटेल तो आपको इस जो अलग अलग डिजाइन के संदर्भ में मिलेगा, जैसे मैचिंग के संदर्भ में मिलेगा, पॉपुलेशन क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें यहाँ आपको ज्ञात हुई, इसमें से मेरी गारंटी है कि हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न तो अवश्य आपको मिल जाते हैं इस कंट्रोलिंग के मेथड के संदर्भ में, कि हाउ वेरिएबल्स कंट्रोल्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आफ्टर बिफोर, पहले ही कैसे शुरू किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। तो आप चेक कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।